Hi guys, today we will study about the torque of electric dipole due to external electric field. मान लीजिए यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन में इस तरफ बना लेता हूँ। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सारी लाइनों के बीच में डिस्टेंस सेम रखते हुए तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर मैं एक डाइपोल ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डाइपोल रखा है। इस तरह से मैंने इसके अंदर एक डाइपोल रखा है। अब यहाँ पे ये जो डाइपोल का मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है और ये इस डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ई है और डायरेक्शन ये है। ये जो डाइपोल है इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंटम होता है p और इसकी वैल्यू होती है 2aq। डाइपोल मोमेंट p इक्वल्स टू 2aq जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव q टू पॉजिटिव q की तरफ होती है। ये इसकी डायरेक्शन होती है p की डायरेक्शन। तो यहाँ पे p की डायरेक्शन जो है नेगेटिव q यहाँ पे, पॉजिटिव q यहाँ पे, तो p की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है। डाइपोल के जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। जब इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इस पे फोर्स लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन फोर्स बाय चार्ज, यानी किसी चार्ज पे कोई चार्ज q है उस पे किसी जगह पर F फोर्स लग रहा है तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो F बाई Q के इक्वल होती है। इससे F मिल जाता है QE के इक्वल। यहाँ पे E की डायरेक्शन और F की डायरेक्शन सेम होती है यदि Q पॉजिटिव होता है और E और F की डायरेक्शन जो है वो E के ऑपोजिट होगी यदि Q नेगेटिव है। इसी कारण यहाँ पे प्लस Q है, इसमें लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी QE, क्योंकि F इक्वल्स टू QE। ये पॉजिटिव चार्ज है, इतना फोर्स लगा और E की डायरेक्शन में लगेगा। साथ ही यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो E और F की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी QE। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस QE लिख सकते हैं और ये प्लस QE लिख सकते हैं। इस प्रकार ये जो डाइपोल है इस डाइपोल पे टोटल फोर्स जो है, टोटल फोर्स हो जाएगा F नेट लिखते हैं इसको। F नेट हो जाएगा ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स, इनका वेक्टर सम करना है तो एक फोर्स ये हो गया और दूसरा फोर्स ये हो गया। दोनों ही फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, इस वजह से नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि दोनों ही फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। इस वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता और फोर्स नहीं लगेगा तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी। न तो ये इस फोर्स की वजह से इधर मूव होगा नहीं इधर मूव होगा, तो इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 है। अब क्या होगा कि ये वाला जो फोर्स और ये वाला फोर्स इनकी एक्शन ऑफ लाइन जो है वो डिफरेंट है। जैसे ये वाला जो फोर्स है इसकी एक्शन ऑफ लाइन ये है, ये एक्शन ऑफ लाइन है, इस वाले फोर्स की ये एक्शन ऑफ लाइन है, ये एक्शन ऑफ लाइन इस फोर्स की है, ये एक्शन ऑफ लाइन इस फोर्स की। एक्शन ऑफ लाइन अगर फोर्सेस के पैरेलल है या डिफरेंट लोकेशन से है, ये दोनों अगर एक्शन ऑफ लाइन एक ही पॉइंट से क्रॉस नहीं करती तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये फोर्स इसको इधर रोटेट करेगा
और ये वाला फोर्स इसको इधर रोटेट करेगा। दोनों फोर्स के कारण ये डाइपोल जो है वो इस तरह से रोटेट हो जाता है, ऐसे रोटेट हो जाएगा। जब तक ये सीधा अलाइन नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तब तक ये रोटेट हो जाएगा। तो अब ये जो रोटेट हो रहा है तो इसमें एक रोटेटिंग फोर्स लगता है, उस रोटेटिंग फोर्स को ही अपन टॉर्क कहते हैं। टॉर्क जो होता है, टॉर्क एक प्रकार का फोर्स होता है, फोर्स ही होता है जो इसको रोटेट करने के लिए काम में आता है। तो टो की वैल्यू हो जाएगी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्सेस। यहाँ पे अपन को क्या करना है, कोई भी फोर्स लेना है और दोनों जो फोर्स है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, यानी एक्शन ऑफ लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक तो ये वाला फोर्स है, एक ये वाला फोर्स है, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होती है, ये और ये दोनों की एक्शन ऑफ लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब ये 2a है, यहाँ पे E की डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन है P की, P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव और E की डायरेक्शन इधर है। मान लीजिए E और P के बीच में एंगल थीटा है, इसकी लेंथ है 2a, ये एंगल थीटा है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2a साइन थीटा। थीटा के सामने अगर कोई भी अपन थीटा के सामने वाली कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसमें साइन थीटा लगाते हैं, और थीटा के पास वाली वैल्यू होती है तो उसमें अपन कॉस थीटा लगाते हैं। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2a कॉस थीटा, थीटा के सामने हो जाएगी 2a साइन थीटा। तो ये हो गई 2a साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस कितनी होगी, 2a साइन थीटा। और फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे है Q इंटू E। दोनों में से कोई भी एक फोर्स लेना है, आइदर ये फोर्स या ये फोर्स। तो ये आ जाएगा टो। इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित लिख लेते हैं, यहाँ पे करेंगे टो इक्वल्स टू 2a को आगे लिख लेते हैं, 2a और ये Q और E और साइन थीटा। यहाँ पे 2aq जो है वो डाइपोल मोमेंट है, तो इसको अपन P से रिप्लेस कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया, टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ये वाला जो फॉर्म है, ये इसका टॉर्क का जो है वो स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म इसका इस प्रकार से आएगा, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में हम जानते हैं कि यदि साइन आता है तो वो कॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे टो की डायरेक्शन की बात की जाए कि टो की डायरेक्शन इधर कैसे बनेगी, तो अपन को P क्रॉस E जाना है। जैसे यहाँ पे P इधर है और P क्रॉस E, तो टो की डायरेक्शन जो है यहाँ पे वो अंदर की तरफ है, यानी यहाँ पे टो की डायरेक्शन जो है यहाँ पे इस जगह पे टो कितना मिलेगा, तो टो की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, स्पेस के अंदर की तरफ है अगर ये इस तरह से रोटेट होता है तो। लेकिन अगर ये उल्टी डायरेक्शन में रोटेट होता है तो टो की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी पेज से, ठीक है। तो यहाँ पे P क्रॉस E यानी अपन को लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, P से E की तरफ जाना है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ, जो P से E की तरफ, तो अंगूठा जो है वो पेज के अंदर की तरफ जा रहा है। इस वजह से जैसे P से E की तरफ गया, लेफ्ट हैंड का अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, इस वजह से इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो अंदर की तरफ आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन टो निकाल सकते हैं। साथ ही इसमें ये भी देख सकते हैं अलग अलग कंडीशन है कि अगर थीटा की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है तो उसके अनुसार टो जो है वो चेंजेज हो जाता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, 0 स्थिति में क्या होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस कंडीशन में ये P की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ और E की डायरेक्शन भी इस तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस कंडीशन में टो की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ घूमेगी ही नहीं। ये इस साइड में अगर ऐसे होती तो ऐसे घूम जाती, ये ऑलरेडी घूम चुकी है, तो इस तरह से ये और नहीं घूमेगी। तो अगर P और E सेम डायरेक्शन में तो टो की वैल्यू 0 होती है, मिनिमम टो होता है। एक और कंडीशन में अपन देखें कि अगर इसको इस तरह से रखे डाइपोल को,
उल्टा रख लेते हैं, इस बार प्लस इधर कर लेते हैं, माइनस इधर कर लेते हैं, तो P की डायरेक्शन ये हो जाएगी और E की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस कंडीशन में भी टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है वैसे साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो इस कंडीशन में भी टो की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन ये वाली जो कंडीशन होती है ये स्टेबल नहीं होती, जबकि ये वाली कंडीशन जो है वो परमानेंटली स्टेबल होती है। इसमें अगर डाइपोल को थोड़ा बहुत मूव भी करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, इसको अगर हल्का सा मूव करोगे तो प्लस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, माइनस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये स्पीडली ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है। एक और कंडीशन ले, अगर इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को मैं ऐसे रख रहा हूँ, तो इस कंडीशन में टो की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम इसलिए होती है क्योंकि P और E दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का हो जाता है और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इस प्रकार से अपन जो है टो को समझ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।